हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 किंगडम किंग्स और अर्ली रिपब्लिक्स का पार्ट 2। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने जाना था कैसे कुछ लोग रूलर बन गए थे। जनरली रूलर बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे, बड़े यज्ञ कराया करते थे। इसी में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, फिर वो राजा बनते थे। इसके बाद हमने कास्ट सिस्टम के बारे में जाना, कैसे पृष्ठ ने 4 कास्ट में लोगों को डिवाइड कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। इसके बाद हमने जनपद के बारे में जाना, कैसे जनपद फॉर्म हुए। और आज हम जानेंगे महाजनपद के बारे में, कैसे महाजनपद फॉर्म हुए उसके बारे में जानेंगे। About 2500 years ago, some जनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर एंड वन नोन एज महाजनपद। तो करीब आज से 2500 साल पहले कुछ ये जो जनपद बने थे, इन्हीं में से कुछ जनपद दूसरे जनपदों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने लगे, ज़्यादा पावरफुल होने लगे। इन्हीं को फिर हमने महाजनपद कह दिया। सम ऑफ द महाजनपद आर शोन इन मैप 4, और इनमें से कुछ महाजनपद मैप 4 में दिखाए गए हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। Most Mahajanpad have their capital and many of these were fortified. This means that huge wall of woods, bricks and stone were built around them. और ये जो महाजनपद होते थे, इनकी अपनी कैपिटल हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। इनके अपने किले हुआ करते थे, और किले जो कि वुड्स, ब्रिक्स और स्टोन से बना करते थे। अब कुछ महाजनपद के बारे में यहाँ दिखाया गया है, जैसे गांधार था, इसके बाद कुरु था, पांचाल, कौशाला, मगध, सबसे अंग, और ये अवंती। तो ये ऐसे 16 महाजनपद थे। इसमें थोड़ों के बारे में दिया गया है। ऐसे 16 थे पूरे नॉर्थ इंडिया में फैले महाजनपद। ठीक है, तो ये थे। Forts was probably built because people were afraid of attacking from other kings and need protection. Forts इसीलिए बनाए जाते थे क्योंकि जो किंग्स थे वो दूसरे राजाओं के अटैक ना कर दे करके उसके डर से बनाया करते थे। और कुछ किंग्स अपनी पावर और रिचनेस को दिखाने के लिए भी फोर्ट्स बनाया करते थे ऐसे। और इसी के साथ साथ जो फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है, तो इसलिए भी किंग्स फोर्ट बनाया करते थे। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। इस ऐसी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें बहुत थाउजेंड्स से या लैक्स ब्रिक्स लगती थी, और इसी के साथ साथ बहुत लोगों को काम में रखना पड़ता था। थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इसमें काम करा करते थे। ये जैसे कि यहाँ पर कोई एक आदमी फोर्ट बनाने की तरह बना रहा है ना, ये है फोर्ट्स। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। द न्यू राजास नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो नए राजास ये महाजनपद में जनरली बने, तो इन्होंने अपनी आर्मी रखनी शुरू कर दी। सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी पे करनी करते थे अब ये लोग। सम पेमेंट वॉज प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन। अब जो ये पेमेंट हुआ करती थी, ये जनरली राजा अपने निशानी वाले कॉइन को देके बनाया करता था, पंच कर देता था कॉइन्स में अपनी कुछ निशानी, उसके फॉर्म में दिया करता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ का टैक्स सिस्टम कैसा था। सम ऑफ द रूलर ऑफ द महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मी, दे नीड मोर रिसोर्सेज। अब जैसे कि हम देख रहे हैं महाजनपद में बहुत सारी फोर्ट्स बने थे, बहुत बड़ी बड़ी आर्मियाँ रखने लग गए थे, रेगुलर आर्मी। तो इसी इसमें अब इनको पैसे भी बहुत चाहिए। तो पहले क्या होता था, पहले के सिस्टम में कि जब राजा के लिए कोई टैक्स वैक्स का सिस्टम तो था नहीं। जब राजा कुछ चीज़ परफॉर्म करता था उसमें गिफ्ट मिल जाते थे उसे, उसी में उसका काम हो जाता था। मगर अब उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, तो अब राजा ने रेगुलर टैक्स लगाना शुरू करा। अब इन टैक्सों के बारे में हम जानेंगे, कैसे ये टैक्स काम करते थे। टैक्स ऑन द क्रॉप फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स था जो क्रॉप्स में लगता था। इट वॉज बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर लोग क्या करते थे, फार्मिंग ही करते थे बहुत सारे लोग। इट वॉज यूजली द टैक्स वॉज फिक्स 1/6 ऑफ द वट वॉज प्रोड्यूस। जो टैक्स हुआ करता था फार्मिंग में, वो 1/6 हुआ करता था टोटल का। जैसे किसी फार्मर के पास 6 खेत हैं, ऐसे 6 खेत हैं, तो उसमें से उसे एक खेत दे देना पड़ता था टैक्स के रूप में। एक खेत की जो फसल होती थी उसे दे देना पड़ता था, तो ये होता है 1/6। ठीक है, इसके बाद आता था देयर वॉज टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनमें भी टैक्स लगा करता था। दिस कुड हैज़ बीन इन अ फॉर्म ऑफ लेबर। उनको काम करवा दिया जाता था, जैसे उनसे एक दिन का काम या महीने में एक बार उनसे काम, अपने जो महल होता था उसमें काम कर लेते थे, यही उनका टैक्स हुआ करता था। हर्डरस वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन अ फॉर्म ऑफ एनिमल्स और एनिमल प्रोड्यूस। अब जो हर्डरर्स होते थे वो उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। वो देते थे जनरली, जैसे एनिमल ने कुछ चीज़ प्रोड्यूस करी,
जैसे घी हो गया, दही होगी, दूध हो गया, ये सब टैक्स के फॉर्म में दिया करते थे। और कभी कभी एनिमल भी दिया करते थे टैक्स की फॉर्म में। इसी के साथ साथ जो टैक्स होता था गुड्स में, जो कि सोल्ड या ब्रॉड किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, उसमें भी टैक्स लगा जाता था। इसी के साथ साथ हंटर्स और गैदरर्स भी, जो उनको फॉरेस्ट से चीज़ें मिलती थी, वो राजा को टैक्स के रूप में दिया करते थे। तो ये 5 फॉर्म की टैक्स था। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंज आए। चेंज इन एग्रीकल्चर, देयर आर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस टाइम बहुत 2 मेजर चेंजेस आए। वन वॉज द ग्रोइंग ऑफ द आयरन प्लव शेयर। एक तो था तुम्हारा जो लोहे का हल होता है, उसको यूज़ करने लग गए थे अब फार्मर। इसका मतलब होता था कि वो हैवी क्ले को टर्न कर सकते थे, मतलब खेत को अच्छे से जोत सकते थे, जिससे क्रॉप्स जो होती थी अच्छे से प्रोड्यूस होती थी। इसी के साथ साथ सेकेंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडीज, which mean that instead of scattering seeds on the ground from which plant could sprout out, splitting was grown and then plant in a field। क्या हुआ करता था, अब जो पहले तो लोग सीधे सीधे बीज छिड़क दिया करते थे, उससे प्लांट उगा करते थे, उससे क्रॉप्स उगा करती थी। मगर अब क्या होने लग गया, अब जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उन्हीं को डायरेक्ट उन्होंने डालना शुरू करा फील्ड में, जिससे कि जो क्रॉप्स होती है वो जल्दी से उग जाती थी और ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाती थी और ज़्यादा ज़्यादा हो पाती थी, जिसकी वजह से क्रॉप्स अच्छी हुआ करती थी। जैसा कि आजकल हम जानते हैं धान के वो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो लगाना शुरू करा था इन्होंने। इसके बाद आता है जनरली स्लेव्स एंड मैंस वुमेन दास एंड लेनलेस लेबर्स कर्मकारास हैड टू डू दिस वर्क। अब ये जो काम होता था, ये जनरली जो स्लेव होते थे, दास दासीस, और जो एक होते थे जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं होता था, दूसरे लैंड में एग्रीकल्चर करते थे, दूसरों की ज़मीनों में वो एग्रीकल्चर करते थे, उन्हें कहा जाता था कर्मकारा। तो वो लोगों को इन कामों में लगाया जाता था। अब देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपद के बारे में। इसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट मगध, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट था ये। अब क्लोजर लुक मगध, मगध के बारे में हम क्लोजर लुक देखेंगे। मगध बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर। 200 सालों में ही मगध सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद के रूप में सामने आया। मैनी रिवर्स सच एज गंगा सोन वॉज फ्लो थ्रू मगध। दिस वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन वाटर सप्लाई मेकिंग द लैंड फर्टाइल। इसकी वजह से क्या होता था, जो यहाँ गंगा और सोन बहती थी, तो इसकी वजह से वहाँ की सॉइल फर्टाइल थी, वहाँ वाटर सप्लाई की कमी नहीं थी और वहाँ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता था। पार्ट ऑफ मगध वॉज फॉरेस्ट, और बहुत सारा पार्ट मगध का फॉरेस्ट का इलाका था, जिसकी वजह से वहाँ हाथी मिल जाया करते थे, जो कि फॉरेस्ट में रहा करते थे। उनको मगध के जो रूलर्स थे वो कैप्चर करते थे और फिर आर्मी के लिए ट्रेन करते थे, जिससे उनकी आर्मी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाया करती थी। Forest also provide woods for building houses, carts and chatters। फॉरेस्ट से जो लकड़ी मिलती थी वो हाउसेस बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए, कार्ट बनाने के लिए यूज हो जाया करती थी। बिसाइड देयर वॉज अ आयरन और माइन इन अ रीजन दैट कुड बी ट्रैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल और वेपन। इसी के साथ साथ मगध में एक आयरन की ओर भी थी, आयरन और माइन भी थी, जिससे उन्हें आयरन मिल जाया करता था, जिससे वो बड़े बड़े टूल्स बनाते थे, हथियार बनाते थे। तो ये मगध में लगभग सारी चीज़ें थी, जिससे वो एक पावरफुल किंगडम बना। मगध वॉज टू वेरी पावरफुल रूलर। मगध में 2 बहुत पावरफुल रूलर हुए थे, एक थे तुम्हारे बिम्बिसार, दूसरे थे अजातशत्रु। हु वर हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन टू कॉन्कर अदर जनपद। और इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, जिससे वो दूसरे जनपदों को अपने अंडर ला सकें। महापद्मानंद वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। एक महापद्मानंद भी थे, वो भी एक इम्पोर्टेंट रूलर यहाँ के थे। ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने अपना जो राज था वो नॉर्थ वेस्ट तक पहुँचा दिया था। राजगिरी इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ द मगध फॉर सेवरल ईयर। जो राजगिरी था वो कैपिटल थी मगध की। जैसे ये मगध था, इस टाइम जो महापद्मानंद के टाइम में था, उस टाइम में यहाँ पहुँच गया था इनका, ये था मगध, बिहार का एरिया। बिहार जो होता है वो मगध था। धीरे धीरे ये जीतते रहे और यहाँ तक पहुँच गया था ये एरिया पूरा। इन्होंने ये अंदर सब अपने पार्ट में कर लिया था, ठीक है। तो इतनी आगे तक पहुँच गए थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट था मगध। इसके बाद आता है लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्ट टू पाटलिपुत्र। इसके बाद इसकी कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था। मोर देन 2300 year ago, a ruler named Alexander, who live in Macedonia in Europe, want to become a world conqueror। फिर करीब
2300 साल पहले एक अलेक्जेंडर, हमने नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में सिकंदर कहते हैं, वो मैसेडोनिया में रहते थे यूरोप में। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीतने के सोचा, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहते थे और कुछ पार्ट में उन्होंने कब्जा भी कर लिया था, वो कुछ पार्ट जीत भी लेते, जैसे हो गया इजिप्ट हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, और वो इंडिया में आने की सोच रहे थे। जैसे ही वो इंडिया में आए ब्यास नदी के पास, तो when he want to march further eastward his soldier refused, मगर जैसे ही ब्यास नदी में आए उनके सोल्जरों ने उन्हें आगे चलने से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो डर गए थे, स्केर्ड हो गए थे। उन्होंने सुना था कि जो इंडियन रूलर होते हैं उनकी आर्मी में बहुत बड़े पैदल यात्री होते हैं, इसी के साथ चैटर्स होते हैं, इसी के साथ एलिफेंट होते हैं, तो वो डर गए थे, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद उन्हें वहीं से जाना पड़ा, मतलब वो इंडिया में नहीं आ पाए सिकंदर। अ क्लोजर लुक विज्जी। अब हम दूसरे राज्य के बारे में जानेंगे, महाजनपद के बारे में, विज्जी के बारे में। वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, विज्जी विद हिज कैपिटल एट वैशाली वॉज अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज जना और संगा। जैसे मगध में तो बहुत बड़े बड़े पावरफुल राजास हुआ करते थे, मगर विज्जी जो जिसकी कैपिटल वैशाली थी, वहाँ पर को अलग फॉर्म की गवर्नमेंट चलती थी। वहाँ पर को जन या संघ चलता था। जन या संघ एक तरह से बहुत सारे लोगों की सभा होती है, जिसके अंदर कोई मेजर डिसीजन लेना होता है तो बहुत सारे लोग लेते हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर राजा नहीं होता है। तो ये होते हैं जन और संघ। इन जन और संघ देयर वर नॉट ओनली बट मैनी रूलर्स, यहाँ पर कोई एक नहीं, बहुत ज़्यादा रूलर होते हैं। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, कभी कभी तो थाउजेंड्स ऑफ मैन एक साथ रूल करते हैं। ईच वन वॉज नोन फॉर राजा, हर किसी को राजा माना जाता है। दीस राजास परफॉर्म राउटर्स टुगेदर, अगर इन्हें कोई यज्ञ करना होता है तो वो भी सारे राजा मिलके करते हैं। दे ऑल्सो मीट इन असेंबली एंड डिसाइड वट हैड टू डन एंड हाउ। और अगर कोई जैसे विज्जी के बारे में कोई फ्यूचर में डिसीजन लेना होगा, तो वो अगर किसी लेना है तो पूरी असेंबली बैठती थी और सब मिलके डिसीजन लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे हैड टू अटैक बाई एन आर्मी एनिमी, दे मीन टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीन द थ्रेड। अगर किसी एनिमी ने उन पर अटैक करा है तो वो फिर डिसाइड करते थे बैठ के कि क्या करना है इससे निपटने के लिए। हाउएवर वुमेन दास और कर्मकारास वुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली, मगर वुमेन्स और जो दास होते थे और जो कर्मकार्स होते थे उन्हें इस असेंबली में आने की इजाज़त नहीं थी। बुद्ध और महावीरा बिलोंग टू जना और संघ, जो बुद्ध और महावीर है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इन्हीं जना और संघ को बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ इन अ संघा वॉज फाउंड इन बुद्ध बुक्स। तो जो संघ के बारे में जानकारी है वो ज़्यादा हमें बुद्ध की बुकों में और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मिलती है। अब हम पढ़ेंगे, दिस इज द अकाउंट ऑफ द विज्जी फ्रॉम द दिगा नायका, अ फेमस बुद्ध बुक। एक बुद्ध की बुक है जिसमें विज्जी के बारे में हमें पता चलता है। विच कंटेन सम ऑफ द स्पीच ऑफ बुद्धास देयर वर रिटन अबाउट 2300 ईयर अगो, जिसे कि 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु एंड विज्जी। अब अजात शत्रु और विज्जी के बारे में जानेंगे। अजात शत्रु वांट टू अटैक द विज्जी, अजात शत्रु विज्जी को अटैक करना चाहता था। ही सेंड हिज मिनिस्टर कॉल्ड वासाकारा टू द बुद्ध टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। उसने अपने जो अजातशत्रु था उसने अपने मिनिस्टर वस्करा को भेजा था बुद्ध के पास एडवाइस लेने के लिए कि क्या हम विज्जी पे आक्रमण कर सकते हैं। द बुद्ध आस्क वेदर द विज्जी मीट फ्रिक्वेंटली, बुद्ध ने पूछा क्या विज्जी के लोग अभी भी फ्रिक्वेंटली असेंबली करते हैं जैसे पहले रहा करते थे। इन फुल असेंबली व्हेन ही हियर दैट दे डिड ही रिप्लाई दैट विज्जी कुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, जब उसने सुना कि ये लोग हाँ अभी भी ऐसे ही मिलते हैं असेंबली करते हैं, तो उसने बताया कि ये तब तक प्रॉस्पर करते रहेंगे, तब तक ऐसे ही अच्छे से रहेंगे जब तक विज्जी के लोग दे हैड फुल एंड फ्रिक्वेंटली पब्लिक असेंबली, जब तक ये पूरी ऐसे ही पब्लिक असेंबली करते रहेंगे। दे मीट एंड एक्ट टुगेदर, जब तक वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। दे फॉलो इस्टेब्लिश रूल, वो जो रूल हैं उनको फॉलो करते रहेंगे। दे रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट एंड लिसनर टू एल्डर्स, जब तक वो बड़ों का कहना मानते रहेंगे। विज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, विज्जी की वुमेन को जब तक कैप्चर नहीं करा जाएगा। चैत्या वॉज मेंटेन इन बोथ टाउन और विलेज, जो चैत्य होता है जैसे धार्मिक स्थल होते हैं उनको अगर मेंटेन करा जाएगा विलेज और टाउन में, तब तक ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। वाइस संत हु फॉलो डिफरेंट
बिलीफ्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउ टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। जो संत होते हैं जो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं उनको भी अच्छे से रखा जाएगा, तब तक विज्जी को कोई कुछ हार्म नहीं कर सकता। राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघ। बहुत सारे राजाओं ने संघ को जीतने की कोशिश करी। नेवर द लेस दिस लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मगर ये बहुत लास्ट तक चला। till about 1500 year ago when the last of the Jana and Sangha was conquered by Gupta ruler। करीब फिर 1500 साल बाद जना और संगा को गुप्त रूलर ने कैप्चर कर दिया। बाय whom we read in चैप्टर 11, जिसके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका चैप्टर ख़त्म। सो थैंक यू।